लकी को बचाने के लिए शिरीन उसके सामने खड़ी हो गई थी। वो किसी भी हाल में लकी को गोली नहीं लगने देना चाहती थी, लेकिन लकी उससे इस बात की वजह से नफरत करने लगा था कि उसने उससे झूठ बोला था। लकी को यह जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसने शिरीन के गाल पर तमाचे लगाने शुरू कर दिए। शिरीन उन गोली मारने वाले लोगों के पैरों में गिर गई और उसके गिरते ही उसके साथ में वो पेंडेंट भी नीचे आ गिरा था जो शहनाज ने उसे पहनने के लिए दिया था। जैसे ही लकी ने उसे देखा तो वो खुश हो गया। लकी को अच्छी तरीके से याद था कि ये वही पेंडेंट था जो राधिका की मां यशोदा ने ठीक पहले उसे दिया था। असल में यशोदा उसकी मां थी ही नहीं, ये उसकी असली मां की आखिरी निशानी थी। लकी ने देखा कि शहनाज ने उसके नीचे गिरते ही उसे जमीन पर से उठा लिया था। लकी ने उसकी तरफ देखा और उससे पूछा, क्या ये तुम्हारा है? शहनाज ने तब तक शिरीन के पास से उस पेंडेंट को उठा लिया था और वो उसके पास में जाकर खड़ी हो गई। वो लकी को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी और उसी तरह से उसे देखते हुए उसने कहा, मेरी बहन तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके साथ में कैसा भी व्यवहार करो, ये कोई तुम्हारा खिलौना नहीं है। इधर विराज की भी सांस में सांस आ गई। उसने लकी की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, पापा आपको इस आदमी को गोली मारने का ऑर्डर देकर मामले को खत्म ही करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इस काम में इतनी देरी क्यों कर रहे हो। मैं इसे मरते हुए देखने के लिए तड़प रहा हूं। विराज के बाप ने लकी की तरफ देखा और बोला, साले हरामखोर, आज तो तू जिंदा नहीं बचेगा, उड़ा दो उस सालों को। उसने बंदूक पकड़े हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहा। तभी पीछे से आवाज आई। वहां से कुछ गोलियां चली। उन लोगों की आवाज की वजह से एक पल के लिए सभी लोगों के कान पूरी तरीके से बंद हो गए। उनमें से बहुत ही लोगों ने पहले ही अपने कानों पर हाथ रख लिया था। उनसे वो आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही थी। गोलियों की आवाज मात्र से ही उनके दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। उन्हें लगा लेकिन जैसे ही लकी के सीने में ये गोली उतरी होगी कि वो नीचे गिर गया होगा और उसके शरीर में कोई जान नहीं बाकी होगी। लेकिन जैसे ही उन सब लोगों ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वो लोग जिनके हाथ में बंदूक थे वो नीचे जमीन पर गिरे हुए थे और उनके माथे में गोलियां लगने की वजह से छेद हो गया था। उस छेद में से खून भी बह रहा था। फिर उन्होंने लकी की तरफ देखा तो पाया लकी अभी भी वहीं खड़ा था जहां पर वो पहले था। बहुत सारे लोग इस दृश्य को देखकर चिल्ला उठे। अब्बास और विराज की भी हालत खराब हो गई। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ क्या था। ऐसे कैसे इन लोगों की मौत हो गई थी? ऐसा कौन था जिसने इन्हें गोलियां मार दी? ठीक इसी वक्त हॉल में पीछे से और भी लोग दाखिल हुए। सब लोगों ने देखा कि हॉल में एक आदमी गुस्सा चला रहा था जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। वो और कोई नहीं बल्कि रुस्तम था और उसके पीछे वसीम और उसके 10 और लोग नजर आ रहे थे। उन सब के हाथों में अपनी अपनी बंदूकें थी। वो बस दरवाजे के बाहर आए और वहीं से उन्होंने इन गार्ड्स के ऊपर गोलियां चला दी। कुमारी रीना और बाकी लड़कियां भी उनके पीछे खड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने ये सब देखा तो वो सब लकी के पास भागकर आकर खड़ी हो गई। वो देख रही थी कि लकी को किसी तरह की कोई चोट न लगे। जैसे ही रुस्तम को इस बात का पता चला कि लकी राधिका को लाने के लिए विराज के घर में घुसने वाला था तो वो समझ गया कि वहां पर क्या हो सकता था और क्या होने वाला था। उसने तुरंत ही लकी के परिवार के लिए काम करने वाले जो लोग जयपुर में रहकर उनके लिए काम कर रहे थे उन्हें लकी को बचाने के लिए फोन कर दिया। वो सब लोग वक्त रहते वहां पर पहुंच गए। अगर उनमें से वहां पर रहने वाला कोई भी आने में जरा भी देर करता ना तो शायद आज लकी इस तरह जिंदा नहीं बच पाता। रुस्तम भी लकी के पास आया और उसने पूछा, लकी सर आप ठीक है ना? जैसे ही विराज के पिता ने रुस्तम को वहां पर देखा तो वो बुरी तरीके से चौंक गया। उसने उम्मीद नहीं थी कि रुस्तम यहाँ लकी को बचाने के लिए आएगा और वो इस तरह से लकी से बात करेगा। रुस्तम जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और ये लड़का आपका क्या? वो बोलते बोलते रह गया था। जैसे ही सब लोगों ने रुस्तम का नाम सुना तो उन सब के चेहरे अब देखने लायक थे। वो सभी धीमी आवाज में रुस्तम के बारे में कही सुनी बातों को दोहराने लगे। हर कोई उसका नाम सुनकर पूरी तरीके से चौंक गया था। उन्होंने सुना था कि रुस्तम दिल्ली का बहुत बड़ा आदमी था और बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रुस्तम ने आखिर लकी को बचाया क्यों था। तुम लकी सर को मारने का सोच रहे थे, इनके ऊपर गोली चलाने वाले थे तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? इतना पर कहने के बाद ही रुस्तम ने विराज के पिता के गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया जिसकी वजह से उसका गाल लाल हो गया। रुस्तम को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लकी अग्रवाल परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। वो अग्रवाल परिवार और उनके पूरे बिजनेस को आगे चलकर संभालने वाला था, उनका वारिस था, वो उनका मालिक होने वाला था और ऐसे में उसके साथ में विराज के पिता ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की थी। रुस्तम वैसे कभी लोगों के ऊपर इस तरह से हाथ नहीं उठाता था, लेकिन इस चांटे के बाद से ही विराज के पिता को ऐसा लगा जैसे उनके कानों में
घंटियां बजने लगी। वो रुस्तम को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ने समंदर में रेगिस्तान देख लिया हो। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि जो थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा वो आखिर क्यों पड़ा था। इधर बाकी लोगों को भी यही लग रहा था। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रुस्तम जैसा आदमी लकी को सर कहकर क्यों बुला रहा था। वो दिखने में वो काफी फटीचर सा दिखाई देता था, लेकिन फिर भी जिस तरह से रुस्तम उससे बात कर रहा था उससे तो ऐसा लग रहा था कि उसका ओहदा रुस्तम से भी काफी बड़ा था। लेकिन फिर भी उन्हें लकी के हुलिये से तो ऐसा नहीं लग रहा था कि लकी बहुत बड़ा आदमी था। पर फिर भी उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्हें अंदर ही अंदर इस बात की चिंता खानी शुरू हो गई कि क्या हुआ अगर लकी सच में कोई बड़ा आदमी निकला तो। ऐसे में उन्होंने लकी के बारे में जो नाप शनाप बोला था उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता था। रुस्तम जी, ये कौन है? विराज के पिता का हाथ अभी भी उसके कानों पर ही था। उसने अभी भी अपना चेहरा ढका हुआ था और उसी तरह से उसने रुस्तम से सवाल किया, ये अग्रवाल परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं बेवकूफ। रुस्तम ने ये बात कहनी चाहिए। वो इसी तरह से विराज के पिता की बात का जवाब देना चाहता था, लेकिन वहां पर जयपुर में अग्रवाल परिवार के लिए काम करने वाले लोग भी खड़े थे और ऐसे में वो उनके सामने ये चीज नहीं कह सकता था कि लकी कौन था। असल में तो विराज का परिवार खुद भी अग्रवाल परिवार के लिए ही काम किया करता था और ऐसे में खुद लकी विराज और उनके बाप का बॉस था। लेकिन रुस्तम ने अपने आप को रोक लिया। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, इतने में फिर से पीछे से किसी की आवाज आई, रुस्तम, क्या तुम बागी बनना चाहते हो? और इसी के साथ में एक सुंदर सा दिखने वाला नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। उसके पीछे एक बूढ़ा सा आदमी चला रहा था। प्रफुल्ल और प्रभुलाल भी वहां पर आ गए और प्रफुल्ल ने ही रुस्तम को आवाज दी थी। रुस्तम प्रफुल्ल के शब्दों का मतलब अच्छी तरीके से समझ गया था। वो जानता था कि लकी के ऊपर अभी बैन हटा नहीं था और ऐसे में वो लकी की पहचान को लोगों के सामने खोल भी नहीं सकता था। अगर वो ऐसा करता तो ये परिवार के कायदे के खिलाफ हो जाता। इस बात के लिए उसे अच्छी खासी सजा भी झेलनी पड़ सकती थी। रुस्तम प्रफुल्ल को घिन भरी नजरों और गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। उसकी शक्ल देखकर ही रुस्तम का थूकने का मन कर रहा था। उसने उसे देखते ही अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर खींच लिया, लेकिन वो उसके सामने ना तो कुछ कह सकता था और ना ही कुछ कर सकता था। सालों, तुम लोग 2 कौड़ी के लोग, तुम में से कोई भी काम का नहीं है। मैंने क्या कहा था तुम लोगों से कि तुम इसे बचाने के लिए आओ, तो फिर तुम कैसे इसे बचाने के लिए आ गए? प्रफुल्ल ने रुस्तम को लताड़ लगाते हुए कहा। उसने फिर से अपना हाथ उठाया और रुस्तम के गाल पर फिर से तमाचा लगा दिया। सब लोग जो इस दृश्य को देख रहे थे उनके मुंह खोले के खुले रह गए और उनकी धड़कनें रुकी की रुकी रह गई। वो सभी रुस्तम और उसके लड़के को देख रहे थे जो एक दूसरे के सामने खड़े थे। रुस्तम ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे इलाके में बड़ा आदमी था। बहुत सारे मुख्यमंत्री तक उससे बहुत प्यार और आदर से बात किया करते। ऐसे में ये जवान आदमी कौन था जिसने इस तरह से उसका गाल सबके सामने लाल कर दिया? उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि वो रुस्तम पर हाथ उठा सके? प्रफुल्ल फिर से लकी के पास में आया और हंसते हुए उससे कहा, तुम बहुत लकी हो, सच में बहुत लकी हो जो तुम उस राजा से मिल लिए। तुम इसलिए भी लकी हो क्योंकि तुम यहाँ के राजा से मिली, लेकिन फिर भी जो तुम कर रहे हो ना वो तुम्हें मैं करने नहीं दूंगा। बचपन में तुमने मेरे साथ जो किया वो तुम्हें याद है ना? आज मैं तुम्हारे साथ वो भी करूंगा। तुम सच में कितने बेचारे हो लकी, बेचारे और बेसहारा। देखो ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग रही है और वो उसके साथ में शादी भी करने वाली है। मैं उसे ऐसा करते हुए देखना चाहता हूं। मैं सच कह रहा हूं, अगर मैंने इसे होते हुए देख लिया ना, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी होगी। उसके चेहरे पर अब घमंड नजर आ रहा था। इस वक्त सारी ताकत उसके हाथ में थी और इस ताकत के दम पर वो कुछ भी कर सकता था। उसने अपनी घमंड भरी आंखों से एक बार के लिए आसपास खड़े लोगों को देखा और फिर लकी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम बहुत जिद्दी हो लकी? बचपन से जो जिद तुमने पकड़ी हुई थी ना, वो आज तक छूटी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आज वो छूट जाएगी। मैं भी देखता हूं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से कैसे अपना बनाते हो, देखता हूं मैं। लेकिन लकी को उसकी बात सुनकर कोई चिंता नहीं हो रही थी। उसने शहनाज के हाथ में वो पेंडेंट देख लिया था और उसे देखने के बाद लकी इस बात पर तो श्योर हो गया था कि वो शहनाज नहीं बल्कि उसकी ही राधिका थी। उसने राधिका की तरफ देखा और कहा, राधिका, तुम्हें याद नहीं है, लेकिन ये पेंडेंट तुम्हें तुम्हारी मां ने ठीक मरने से पहले दिया था। तुम राधिका हो, राधिका शहनाज नहीं। तुम उससे शादी नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करती हो वो मैं हूं, वो नहीं। शहनाज ने अपना सिर ना में हिला दिया। वो लकी की तरफ देख रही थी और उसके आंखों में लकी के लिए तरह तरह के भाव आ रहे थे।
वो कंफ्यूज हो रही थी, उसे डर लग रहा था, उसे सच में लकी से घिन आ रही थी, लेकिन बस उसके मन में लकी के लिए प्यार नजर नहीं आ रहा था। शहनाज ने विराज का हाथ थाम लिया। वो विराज को अकेला और कमजोर महसूस नहीं करने देना चाहती थी, लेकिन विराज की तो फिर से जान उसके गले में आ गई। उसे इस बात की कोई चिंता ही नहीं थी कि इस वक्त शहनाज के साथ क्या हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था। उसे तो इस वक्त बस अपनी जान की पड़ी थी। वो किसी भी कीमत पर अपनी जान बचाना चाहता था बस, और उसने अपना हाथ छुड़ाकर वही किया भी। वो जाकर शहनाज के पीछे छिप गया। लकी धीरे धीरे शहनाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। उसे याद आ रहा था कि उसने उसके साथ में किस किस तरह के दिन देखे थे, और आज शहनाज किसी और की हो जाने वाली थी। लकी का दिल बैठा जा रहा था। क्या लकी फिर से अपनी राधिका के साथ आ पाता, या उसका सफर यहीं तक था और यहीं खत्म हो जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।